मनुष्य के लिए अज्ञानता में रहना असंभव है, खासकर जब ज्ञान प्राप्त करने योग्य हो। ये शब्द थे महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के। और शायद ये बात नाभिकीय संलयन को समझने की हमारी जो कोशिश है उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं उस ऊर्जा स्रोत की जो हमारे सूरज और अनगिनत तारों को रोशनी देता है और जिसे धरती पर लाने का सपना वैज्ञानिक कई दशकों से देख रहे हैं। हमारा विषय है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक काफी विस्तृत लेख तारकीय अग्नि का रहस्य और पृथ्वी पर इसका उपयोग पर आधारित है। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके पीछे के विज्ञान को समझें जरा सरल भाषा में, धरती पर इसे क्या कहते हैं साधने में जो भारी चुनौतियां हैं उनको जानें और हाल में जो कुछ रोमांचक सफलताएं मिली हैं उन पर भी नजर डालें। और हाँ, ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये वाकई भविष्य की ऊर्जा बन सकता है। ये टॉपिक सिर्फ विज्ञान प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों से जुड़ा होने के कारण यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है सितारों से। हजारों साल तक सूरज की ये जो आग है ये एक रहस्य थी। 1920 में खगोल भौतिकीविद सर आर्थर एडिंगटन ने वो मशहूर सवाल पूछा था, ऐसा कौन सा उपकरण है जो सूर्य को इतनी जबरदस्त ऊर्जा दे सकता है। जी हाँ, और करीब 2 दशक तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं था। फिर 1939 में भौतिक विज्ञानी है हैंस बेथे ने ये पहेली सुलझाई। उन्होंने बताया कि तारे किसी जादू से नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन से चमकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर हल्के परमाणु, खासकर हाइड्रोजन, मिलकर भारी परमाणु जैसे हीलियम बनाते हैं। बेथे ने खुद कहा था कि ये खोज सिर्फ होशियारी का नतीजा नहीं थी बल्कि जिद और मेहनत का नतीजा थी। उन्होंने एक एक करके सभी संभावित नाभिकीय प्रतिक्रियाओं को परखा था। उनका कहना था ये दृढ़ता से की गई खोज थी, ना कि बुद्धिमत्ता से। ये सच में विज्ञान की लगन को दिखाता है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया, ये तारकीय अग्नि काम कैसे करती है? मतलब सूरज के अंदर हो क्या रहा है? ठीक ठीक। देखिए, सूरज के कोर में स्थितियां बिल्कुल चरम पर हैं। करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान और अविश्वसनीय दबाव। इन हालात में हर सेकंड लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन के नाभिक मतलब प्रोटॉन आपस में टकराकर हीलियम के नाभिक में बदल रहे हैं। ये सिर्फ एटम का मिलना नहीं है, उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन है जो आमतौर पर तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। सूरज की जो भारी ग्रेविटी है वो इसके लिए जरूरी दबाव बनाती है और इसी प्रोसेस से वो जबरदस्त ऊर्जा निकलती है जो हम तक पहुंचती है। पर ये ऊर्जा आती कहां से? क्या कुछ खत्म होता है? हाँ, यहीं पर आइंस्टाइन का वो मशहूर फॉर्मूला E=mc² काम आता है। जब 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं तो जो हीलियम बनता है उसका वजन या मास कह लीजिए उन 4 हाइड्रोजन के कुल मास से थोड़ा सा कम होता है। ये जो खोया हुआ मास है वो कहीं जाता नहीं बल्कि वो पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाता है। और क्योंकि फॉर्मूले में c यानी प्रकाश की गति का स्क्वायर है जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए बहुत थोड़े से मास से भी बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। यही है संलयन की शक्ति का राज। बाप रे, मतलब पदार्थ का ऊर्जा में बदलना। इसको और आसानी से समझने के लिए कोई उदाहरण है? वो लेख में समुद्री पानी का जिक्र था। बिल्कुल। सोचिए अगर हम एक गिलास समुद्री पानी लें और उसमें जो ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का ही एक रूप है ये, उसे पूरी तरह से फ्यूज कर पाएं तो उससे इतनी ऊर्जा निकलेगी कि एक पूरे शहर को कई घंटों, शायद एक दिन तक बिजली मिल सकती है। ये दिखाता है कि संलयन का ईंधन कितना ताकतवर और कितना ज्यादा मात्रा में मौजूद हो सकता है। ड्यूटेरियम तो समुद्र के पानी में है ही। इसी क्षमता ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है कि इसे धरती पर लाया जाए। एक गिलास पानी से शहर भर की बिजली, ये तो सच में कमाल लगता है। तो जाहिर है वैज्ञानिक कोशिश कर रहे होंगे इसे धरती पर बनाने के लैब्स में। ये कोशिश कब शुरू हुई? हाँ, ये सपना तो 1950 के दशक से ही देखा जा रहा है, कोल्ड वॉर के टाइम से। तब से आज तक वैज्ञानिक एक तरह से सूरज को बोतल में बंद करने की कोशिश में लगे हैं। इसके लिए मोटे तौर पर 2 तरीके अपनाए गए हैं। पहला है चुंबकीय परिरोध या मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। इसमें एक डोनट के आकार की एक मशीन होती है जिसे टोकामाक कहते हैं। उसके अंदर हाइड्रोजन ईंधन को बहुत ज्यादा गर्म करके प्लाज्मा बनाया जाता है और फिर शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के जरिए उस गर्म प्लाज्मा को मशीन की दीवारों से दूर रखा जाता है
ताकि फ्यूजन रिएक्शन हो सके। और दूसरा तरीका है जड़ात्वीय परिरोध यानी इनर्शियल कन्फाइनमेंट। इसमें लेजर या आयन बीम इस्तेमाल होते हैं। ईंधन की एक बहुत छोटी सी गोली, पैलेट कहते हैं उसे, उस पर चारों तरफ से एक साथ बहुत ताकतवर लेजर किरणें मारी जाती हैं। इससे गोली की बाहरी परत एकदम से भाप बनकर फैलती है और न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से अंदर की तरफ जबरदस्त दबाव बनता है। ये दबाव गोली के केंद्र में ईंधन को इतना सिकोड़ देता है और गर्म कर देता है कि फ्यूजन शुरू हो जाता है। एक तरह से ये बहुत छोटा कंट्रोल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब विस्फोट जैसा है। सुनने में तो ये तरीके सीधे लगते हैं, लेकिन असल में धरती पर फ्यूजन करना सूरज के मुकाबले इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? सबसे बड़ा फर्क ग्रेविटी का है। सूरज अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से ही इतना दबाव बना लेता है कि 1.5 करोड़ डिग्री पर फ्यूजन हो जाता है। धरती पर हम वैसा गुरुत्वाकर्षण दबाव तो बना नहीं सकते, तो हमें उस कमी को पूरा करने के लिए तापमान को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, लगभग 10 से 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक। 15 करोड़ डिग्री? जी हाँ, ये सूरज के कोर से भी 10 गुना ज्यादा गर्म है और इतने ज्यादा तापमान पर पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा, ये शब्द बार बार आ रहा है। ये है क्या चीज और इसे कंट्रोल करना इतना कठिन क्यों है? हाँ, प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं, ठोस, तरल और गैस के बाद। जब आप किसी गैस को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उसके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। तब आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाले नाभिक और नेगेटिव चार्ज वाले फ्री इलेक्ट्रॉनों का एक गर्म आयनाइज्ड सूप होता है। यही प्लाज्मा है। और ये बहुत ज्यादा अस्थिर होता है। सोचिए जैसे आप धुएं को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो हमेशा किनारों से निकलने की कोशिश करेगा, है ना? हाँ, सही बात है। गरम प्लाज्मा भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ऐसा ही करता है। ये उबलते पानी की तरह लगातार ऐंठता और मुड़ता रहता है, हमेशा कंट्रोल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। और इसे किसी बर्तन में तो रख नहीं सकते, क्योंकि 15 करोड़ डिग्री पर तो सब कुछ पिघल जाएगा या भाप बन जाएगा। बिल्कुल सही। प्लाज्मा को किसी भी बर्तन के दीवार को छूने नहीं दे सकते, वरना वो तुरंत ठंडा हो जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगा। साथ ही दीवार को भी नुकसान होगा। इसीलिए मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट में उसे शक्तिशाली बड़े जटिल आकार के मैग्नेटिक फील्ड से हवा में लटका कर रखना पड़ता है। लेकिन प्लाज्मा में जरा सी भी अस्थिरता, जिसे टर्बुलेंस कहते हैं, उसे इन मैग्नेटिक लाइनों से भटका सकती है और वो दीवारों की तरफ भाग सकता है। और इनर्शियल कन्फाइनमेंट में अगर लेजर बीम में जरा सी भी गड़बड़ी हो, मतलब वो एक समान ना पड़े, तो ईंधन की गोली ठीक से सिकुड़ने के बजाय फट सकती है। इसीलिए एक वैज्ञानिक ने कहा था, प्लाज्मा को कंट्रोल करना बॉटल में बिजली बंद करने की कोशिश जैसा है। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। तो असली मुश्किल फ्यूजन शुरू करना नहीं, बल्कि उस रिएक्शन को लगातार कंट्रोल में बनाए रखना है और उससे काम की ऊर्जा निकालना है। हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है। दशकों से वैज्ञानिक इसी कंट्रोल की समस्या से जूझ रहे हैं। जैसा किसी ने मजाक में कहा था, हम सूरज बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सूरज को एक बोतल के अंदर स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ फिजिक्स का सवाल नहीं है, ये मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग की भी परीक्षा है। इन भारी चुनौतियों के बावजूद हाल के सालों में कुछ ऐसी सफलताएं मिली हैं जिनसे उम्मीदें बढ़ी हैं। खासकर अमेरिका की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी NIF की जो उपलब्धि की, उसकी काफी चर्चा हुई। जी हाँ, दिसंबर 2022 में कैलिफोर्निया में NIF ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। उन्होंने अपने इनर्शियल कन्फाइनमेंट प्रयोग में पहली बार इग्निशन प्राप्त किया। इसका मतलब ये था कि फ्यूजन रिएक्शन से जो ऊर्जा निकली वो उस ऊर्जा से ज्यादा थी जो लेजरों ने ईंधन पैलेट को गर्म करने और दबाने के लिए दी थी। ये नेट एनर्जी गेन था, भले ही बहुत थोड़े समय के लिए। उस पल का महत्व क्या था? क्या इससे अब बिजली बनने का रास्ता खुल गया? देखिए, ये व्यावहारिक बिजली उत्पादन से तो अभी भी बहुत दूर है। लेजरों को चलाने के लिए खुद बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है और प्रयोग सिर्फ एक पल के लिए ही सफल रहा। लेकिन इसका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा था। इसने पहली बार लैब में साबित कर दिया कि हाँ, इंसान सितारों जैसी ऊर्जा पैदा कर सकता है। ये दशकों की रिसर्च और मेहनत का सबूत था। लेख में उस सुबह के उत्साह का भी जिक्र है। सुबह 3 बजे जब डेटा कंफर्म हुआ, थके हुए वैज्ञानिकों ने शैंपेन खोली। एक पुराने वैज्ञानिक ने कहा, मैं आखिरकार ये जानकर रिटायर हो सकता हूँ कि हमने लैब में एक तारा जलाया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का सपना था जो सच होता दिखा।
इसने साबित किया कि फ्यूजन सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है। और दूसरी तरफ फ्रांस में ITR प्रोजेक्ट चल रहा है, जो एक बिल्कुल अलग बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहा है। हाँ, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक बना रहा है। हाँ। ये 35 देशों का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसका लक्ष्य इग्निशन नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाले, खुद ब खुद जारी रहने वाले फ्यूजन रिएक्शन पैदा करना है। और ये दिखाना है कि आप जितनी ऊर्जा देंगे उससे 10 गुना ज्यादा ऊर्जा, जिसे Q = 10 कहते हैं, निकाल सकते हैं। आइटर उम्मीद कर रहा है कि 2030 के दशक में वो अपने मुख्य प्रयोग कर पाएगा। ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है। ऐसी सामग्री है जो बहुत ज्यादा तापमान और न्यूट्रॉन रेडिएशन झेल सके, और बड़े जटिल प्लाज्मा कंट्रोल सिस्टम है। आइटर उन इंजीनियरिंग चुनौतियों का हल खोजने की कोशिश कर रहा है जो भविष्य के बिजली घरों के लिए जरूरी होंगी, जैसे कि ईंधन, ट्रिटियम को रिएक्टर के अंदर ही कैसे पैदा किया जाए। इसे ट्रिटियम ब्रीडिंग कहते हैं। अच्छा, तो मतलब NIF ने दिखाया कि चिंगारी लग सकती है और आइटर उस आग को जलाए रखने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाल में एक और दिलचस्प बात हुई है। अब प्राइवेट कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हो रही हैं। ये क्यों हो रहा है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। दशकों तक फ्यूजन रिसर्च मुख्य रूप से बड़ी सरकारी लैब्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित थी, क्योंकि ये बहुत महंगा और लंबा काम था। लेकिन पिछले दशक में कई प्राइवेट कंपनियां सामने आई हैं जिन्हें अरबों डॉलर का प्राइवेट निवेश मिला है। इसके कई कारण हैं। एक तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है, खासकर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, एडवांस्ड कंप्यूटर मॉडलिंग और मटेरियल साइंस में। इससे छोटे, शायद ज्यादा तेज और सस्ते प्रोटोटाइप बनाने की उम्मीद जगी है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की जो बढ़ती चिंता है, उसने साफ ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज को और तेज कर दिया है। निवेशक और परोपकारी लोग जैसे बिल गेट्स की ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स, वो फ्यूजन को एक लंबे समय के समाधान के तौर पर देख रहे हैं। तो क्या ये प्राइवेट कंपनियां ITR या सरकारी कोशिशों से आगे निकल सकती हैं? अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। इनमें से कोई भी कंपनी अभी तक नेट एनर्जी गेन के करीब भी नहीं पहुंची है, और एक काम करने वाला बिजली घर बनाना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसमें कई साल लगेंगे। लेकिन उनका नजरिया अलग है। वो अक्सर ज्यादा नए, कभी-कभी ज्यादा जोखिम भरे डिजाइन आजमा रहे हैं। ये जो व्यावसायिक दौड़ शुरू हुई है, इससे एक अच्छी प्रतिस्पर्धा और नए आइडियाज आ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्यूजन अब सिर्फ एक एकेडमिक या सरकारी रिसर्च का विषय नहीं रहा, बल्कि इसे एक संभावित कमर्शियल इंडस्ट्री के रूप में देखा जाने लगा है। ये सोच में एक बड़ा बदलाव है। अगर, और ये एक बड़ा अगर है, हम आखिरकार फ्यूजन ऊर्जा में महारत हासिल कर लेते हैं, तो इसके बादे क्या हैं? ये आजकल के ऊर्जा स्रोतों से बेहतर क्यों होगा? पानी में भारी मात्रा में है, ट्रिटियम प्रकृति में कम मिलता है, लेकिन इसे लिथियम से रिएक्टर के अंदर ही बनाया जा सकता है, और लिथियम भी धरती पे काफी मात्रा में है। तो ईंधन की कोई कमी नहीं है, ये लगभग असीमित है। अच्छा। दूसरा, सुरक्षा। आजकल के न्यूक्लियर फिशन रिएक्टरों के उलट फ्यूजन रिएक्टर में अनियंत्रित चेन रिएक्शन या मेल्ट डाउन का खतरा नहीं होता। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो प्लाज्मा ठंडा हो जाता है और रिएक्शन अपने आप बंद हो जाता है। ये तो बहुत अहम बात है। हाँ। तीसरा, कचरा। फ्यूजन से लंबे समय तक रहने वाला हाई लेवल रेडियो एक्टिव कचरा पैदा नहीं होता जैसा फिशन से होता है। मुख्य बाई प्रोडक्ट हीलियम है, जो एक निष्क्रिय, नुकसान न करने वाली गैस है। हाँ, रिएक्टर की कुछ चीजें समय के साथ थोड़ी रेडियो एक्टिव हो सकती हैं, लेकिन ये कचरा फिशन वाले कचरे के मुकाबले बहुत कम खतरनाक होता है और बहुत कम समय तक एक्टिव रहता है। और चौथा, ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता। यानी भरपूर ईंधन, बेहतर सुरक्षा, कम कचरा और जीरो कार्बन उत्सर्जन। ये तो ऊर्जा का पवित्र ग्रेल जैसा लगता है। बिल्कुल। अगर इसे सफलतापूर्वक और किफायती तरीके से हासिल किया जा सका, तो ये मानवता के ऊर्जा भविष्य को बदल सकता है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। याद है सर आर्थर एडिंगटन का 1920 का सवाल? हाँ, कौन सा उपकरण? हाँ, एक सदी से ज्यादा समय के बाद ऐसा लगता है कि इंसान अब उस उपकरण को बनाने के पहले से कहीं ज्यादा करीब है जो सूरज की ऊर्जा को धरती पर ला सके। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है?
हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुंचे हैं? हमने देखा कि नाभिकीय संलयन जो तारों को ऊर्जा देता है वो हल्के नाभिकों के भारी नाभिकों में मिलने से होता है, जिसमें E=mc² के हिसाब से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। हमने धरती पर इसे दोहराने के दो मुख्य तरीकों, मैग्नेटिक और इनर्शियल कन्फाइनमेंट, और 15 करोड़ डिग्री के प्लाज्मा को कंट्रोल करने की भारी इंजीनियरिंग चुनौती को समझा। हमने NIF में इग्निशन जैसी हालिया सफलताओं और ITER जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के महत्व पर बात की, और हमने देखा कि कैसे ये फील्ड अब सिर्फ सरकारी लैब्स तक सीमित न रहकर प्राइवेट निवेश और कमर्शियल दौड़ का विषय बन रहा है। और नतीजा क्या है? क्या हमें जल्द ही फ्यूजन एनर्जी मिलने वाली है? नतीजा ये है कि फ्यूजन एनर्जी अभी यहाँ नहीं है, लेकिन ये अब सिर्फ एक दूर का सपना नहीं रहा। ये फिजिक्स की सीमाओं से निकलकर एक ठोस इंजीनियरिंग चुनौती बन गया है जिसे हल किया जाना है। हर नई सफलता, हर नया प्रयोग हमें उस लक्ष्य के करीब ला रहा है। चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। स्थिर प्लाज्मा बनाए रखना, टिकाऊ सामग्री बनाना, ईंधन चक्र को पूरा करना और आखिर में इसे सस्ता बनाना। लेकिन तरक्की हो रही है और दिशा सही है। जैसा कहा गया, एक तारे को बोतल में बंद करना अब सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि ये एक इंजीनियरिंग लक्ष्य है जिसके पीछे दुनिया के कुछ सबसे तेज दिमाग लगे हुए हैं। और इनाम बहुत बड़ा है, हमारे ग्रह के लिए एक साफ, सुरक्षित और लगभग असीमित ऊर्जा स्रोत। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ऊर्जा के सीधे फायदों से अलग प्लाज्मा फिजिक्स की इन गहराइयों को समझने और फ्यूजन कंट्रोल की मुश्किलों में महारत हासिल करने से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के और कौन से अनसोचे क्षेत्रों में तरक्की हो सकती है? कौन सी नई खोजें या टेक्नोलॉजी इस सफर के बाई प्रोडक्ट के रूप में सामने आ सकती हैं? इस गहन चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि नाभिकीय संलयन हमारी ऊर्जा समस्याओं का हल बनेगा? अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, खासतौर पर अगर आप करंट अफेयर्स या साइंस एंड टेक में रुचि रखते हैं, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें और भविष्य की चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।